बच्चे आ रहे हैं इस पे यूट्यूब। ये है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। मैं डीपीएन सिंह आज आपकी जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामना देता हूं कि आप सब अपने जिस लक्ष्य के लिए लगे हुए हैं आप सब उसमें सफलता प्राप्त करें। बड़ा ही भयावह समय गुजरा। कोरोना पैंडेमिक भारत ही नहीं पूरे विश्व को बहुत परेशान किया। आज भी हम सब बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। फिर भी निर्माण आईएएस संस्थान ने बच्चों की इस समस्या को देखते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की। मैं डीपीएन सिंह आज से आप सबकी जनरल साइंस की क्लासेस शुरू करूंगा। और ये जो क्लास होगी ना बच्चों, इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, स्टेट पीसीएस से लेकर यूपीएससी तक, उन सभी एरियाज को मैं कवर करूंगा। उद्देश्य मेरा यह है कि जनरल साइंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीरो लेवल से लेकर हायर लेवल तक, आपको बेसिक से आपको हायर लेवल तक के सारी जानकारी आपको दी जाए। बहुत अच्छे से आप क्लासेस का आनंद लीजिएगा। मैं अपने क्लासेस की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जनरल साइंस है, ये जनरल साइंस का क्या योगदान है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखो बेटा, जो जनरल साइंस है, जितने भी आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे झारखंड पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, या और जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे होंगे या देने वाले हैं, तो अगर आप 10 ईयर या 20 ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे। उन सब की जानकारी मैं आप लोगों को प्रदान करूंगा। अब देखिए, जनरल साइंस में स्टेट पीसीएस से लेकर यूपीएससी तक जितने भी चैप्टर, जितने भी सिलेबस के अंतर्गत है, इन सबको कवर किया जाएगा। साथ ही साथ एक बात और जान लीजिए कि साइंस के आगे ये जनरल क्यों लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, ये जो विज्ञान होता है, विज्ञान का मतलब होता है कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी घटनाओं का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान। सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान। प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का
सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वो बेटा विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान की सामान्य जानकारी अगर हमारे पास है तो हम इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब विज्ञान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत हमें कौन कौन विषयों को पढ़ना होता है विज्ञान के अंतर्गत, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी ले लें। सबसे पहले विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं। जीव विज्ञान का मतलब होता है बायोलॉजी। उसके बाद हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा भौतिक विज्ञान कहते हैं जिसे हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं। हम लोग इन तीन विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करें इस उद्देश्य के साथ कि जिस लक्ष्य के लिए हम तैयार हुए हैं, जिस लक्ष्य के लिए हम लगे हुए हैं, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे। देखो बेटा, ये जो जीव विज्ञान है जिसे बायोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्व है। चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे स्टेट पीसीएस की बात करें, स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इस बात को समझिएगा। जहां आपको समस्या होगी वहां जेन्युइन समस्या का से संबंधित प्रश्न पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसका उत्तर प्रदान करूं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, ये जो जीव विज्ञान है या बायोलॉजी है, ये होता क्या है? देखो, बायोलॉजी का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा विषय जिसमें हम जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं। जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं, और जीवित प्राणियों का अध्ययन ही नहीं, जीवित प्राणियों के अध्ययन के साथ साथ जीवित प्राणियों में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो जिस विषय में हम लोग जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं और जीवित प्राणियों में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब बेटा प्रश्न ये उठता है कि ये जो जीव विज्ञान विषय है, इस जीव विज्ञान विषय यानी जीव विज्ञान जो शब्द है, इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कभी कभी ये आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लैमार्क। लैमार्क जो थे बेटा, ये फ्रांस के रहने वाले थे, और दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। इस बात को याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। अब ये जो लैमार्क और ट्रेविरेनस दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जीव विज्ञान विषय का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो जीव विज्ञान विषय का जो सर्वप्रथम अध्ययन जिन्होंने किया था वो उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटल कहते हैं। एरिस्टोटल
अरस्तु दार्शनिक रहे हैं और ये लगभग सभी विषयों पर अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर दिए हुए हैं। तो जो ये अरस्तु साहब हैं, इन्होंने सर्वप्रथम जीवों पर अध्ययन किया था, इसीलिए बेटा अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ताकि साइंस का एक वातावरण क्रिएट हो सके। आप सभी बच्चे जो साइंस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको उनके मन मस्तिष्क पे साइंस की एक छाप बन सके। तो साइंसमय वातावरण को बनाने के लिए मैं क्लासेस की शुरुआत कर रहा हूं। जीव विज्ञान है क्या, ये सब क्या है, इनका अभी मैं एक आपको पीपीटी भी दिखाऊंगा। सब कुछ आप निश्चिंत रहिएगा। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि जीव विज्ञान का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, जीवित प्राणियों का अध्ययन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। अब इस बायोलॉजी यानी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, बायोलॉजी जो विषय है, इस बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। लेकिन अगर इस विषय के अध्ययन की बात की जाए तो इस विषय का अध्ययन सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब देखो बेटा, ये जो बायोलॉजी है, ये आप देखेंगे दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा। एक बायो और दूसरा है लॉगस या लॉगी। तो बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ, याद रखिएगा, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। एक ऐसा विषय जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, यानी जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अभी मैंने बताया कि ये जो बायोलॉजी है, इसका स्टडी सबसे पहले अरस्तु ने किया था। अगर हम बायोलॉजी को देखें, ये जो जीव विज्ञान जो विषय है, तो जीव विज्ञान विषय कई भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो आपको इस पृथ्वी पर 3 तरह के जीव अवश्य दिखाई दे रहे होंगे। एक आप जीव को देखते होंगे जिनको आप पादप या प्लांट कहते हैं बेटा। एक जीव जो होता है जिसे आप जंतु या एनिमल कहते हैं, और एक जीव जो होता है जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो मुख्य रूप से हमें इस पृथ्वी पर 3 तरह के जीवधारी दिखाई देते हैं, एक पादप के रूप में, एक जंतु के रूप में और एक सूक्ष्म जीव के रूप में। तो जो पादप के रूप में जो जीवधारी दिखाई देते हैं, इस पादप का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे हम कहते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जिस विषय में हम लोग पादपों का अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जिस विषय में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान के नाम से यानी जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। और जिस विषय में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे इन बातों के बारे में, इन विषयों के बारे में जानते होंगे जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, लेकिन बेटा चूंकि क्या है कि बेसिक चीजें हैं, इनको जानना आपको आवश्यक है। तो जीव विज्ञान एक ऐसा विषय जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान एक ऐसा विषय जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, और जीवधारियों के अध्ययन के साथ साथ जीवों के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं को, संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अगर जीव विज्ञान शब्द की बात की जाए तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में, लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे, इन लोगों ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। अगर आपसे कहा जाए कि बायोलॉजी टर्म वाज यूज्ड बाय, तो बायोलॉजी टर्म वाज यूज्ड बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1802। और बायोलॉजी विषय का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो अरस्तु ने किया था, इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब बेटा ये जो जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं,
तो जीवों के अंतर्गत हम लोग पौधों को रखते हैं, जीवों के अंतर्गत हम लोग जंतुओं को रखते हैं, और जीवों के अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। तो जिस विषय में हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। और जिस विषय में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं, और जिस विषय में हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इन विषयों का अध्ययन कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किया था, उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी जो है, ये जो बायोलॉजी है जैसा मैंने आपसे चर्चा किया कि ये जो बायोलॉजी है ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक बेटा जिसे कहा जाता है बॉटनी, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो बेटा ये जो विज्ञान है, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, एक ऐसा विषय जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, एक ऐसा विषय जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसे बॉटनी के नाम से जाना जाता है। और बेटा एक चीज याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम प्लांट्स पर अपना अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा, अगर प्लांट्स पर अध्ययन की बात की जाए, प्लांट्स पर अध्ययन की बात की जाए, तो सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने प्लांट्स पर स्टडी किया था उस वैज्ञानिक का नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 प्लांट्स पर अपनी स्टडी किया, और 500 प्लांट्स पर स्टडी करने के बाद इन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है बेटा हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक किसने लिखा था? अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक लिखा था थियोफ्रेस्टस ने। इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स की स्टडी किया था, इसीलिए इस थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता अगर आपसे पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यह बात क्लियर हो गया। अब जो है दूसरा जो इसका विषय है वो है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, तो बेटा नाम से ही स्पष्ट है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु होते हैं उन जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं के अध्ययन को हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। और अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम जंतुओं पर अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा बेटा, इस जंतुओं पर अध्ययन करने वाला जो सबसे पहला वैज्ञानिक था उसका नाम है अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं के बारे में हमें बताया था, जंतुओं पर अध्ययन किया था, इसीलिए बेटा अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया बॉटनी प्लांट्स की स्टडी। इस पर सबसे पहले अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने किया, एक बुक लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरम। जूलॉजी पर स्टडी, जूलॉजी का मतलब होता है कि एनिमल्स की स्टडी, एनिमल्स यानी जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं पर सर्वप्रथम अध्ययन किया था अरस्तु ने, इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। और बेटा एक बात और बता दूं कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अरस्तु ने जंतुओं के ऊपर कौन सा बुक लिखा था, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो अरस्तु ने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक बुक लिखा था अरस्तु ने। तो ये तो बातें हो गई बेटा कि बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है। अब तीसरा जो पार्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी,
तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। देखो बेटा, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा विषय जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो याद रखिएगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है उनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है? आइए अब आपको जो अभी तक जितना मैंने आपको बताया है एक बार इसको और रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं और जीवों में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। बायोलॉजी विषय का अध्ययन अरस्तु ने किया था, इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये जो बायोलॉजी है, बायो प्लस लॉगस दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी विषय, जीव विज्ञान जो विषय है, इसे कई शाखाओं में बांटा गया है। जैसे जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसमें जंतुओं का अध्ययन करेंगे उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, और जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। वनस्पतियों पर सबसे पहले अध्ययन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस साहब ने किया था, और वनस्पतियों के ऊपर एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इसी आधार पर उन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से एनिमल्स पर सबसे पहले स्टडी किया था अरस्तु ने, और अरस्तु ने भी एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम जिसने किया था, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आइए इसका एक हम लोग पीपीटी देखते हैं। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया था कि विज्ञान प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मैंने कहा कि विज्ञान की मुख्य रूप से तीन शाखाएं हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जिसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कहा जाता है। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों एवं उनके संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो जो जीव विज्ञान है ये मुख्य रूप से दो शब्द, एक बायो और दूसरा लॉगस, दो शब्दों से मिलकर बना है, इसीलिए कहा जाता है कि जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी के नाम से, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जो जीव विज्ञान जो शब्द है बेटा, जीव विज्ञान जो शब्द है, अभी मैंने आपको बताया था, इसका प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था। जीव विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था, इसीलिए अरस्तु को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद हमने आपको बताया कि ये जो जीव विज्ञान है इसकी कुछ मुख्य शाखाएं हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत इनके अलावा
जीव विज्ञान की और भी शाखाएं हैं। जैसे हम लोग जो कृषि का अध्ययन करते हैं, जो खेती करते हैं ना, कृषि से संबंधित जितना भी अध्ययन करते हैं वो भी एक जीव विज्ञान का ही एक पार्ट है, इसीलिए उसको कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर के नाम से उसे जाना जाता है। हम लोग जो पशुओं का जो चिकित्सकीय व्यवस्था, पशुओं की जो चिकित्सा करते हैं उसका जो अध्ययन करते हैं उसे पशु चिकित्सा विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ वेटरनरी साइंस के नाम से उसे जाना जाता है। यह भी जीव विज्ञान का एक पार्ट है। हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जो चिकित्सकीय क्षेत्र होता है, चिकित्सा का क्षेत्र होता है, उसमें अध्ययन करते हैं तो उसे चिकित्सा विज्ञान कहते हैं, फार्मेकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। साथ ही साथ जो चिकित्सा विज्ञान होता है उसे मेडिकल साइंस कहते हैं। और जो औषधियों का, जो औषधियां बनती हैं, जो तमाम दवाइयां तैयार की जाती हैं, वो औषधियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे औषध विज्ञान या फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। तो ऐसे तमाम बहुत सारी विज्ञान की शाखाएं हैं जो जीव विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, औषध विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक आएंगे उसको पढ़ना है। तो हमने आपको बताया कि जो ये वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, मैंने कहा कि पादपों का अध्ययन, प्लांट्स मतलब होता है पादप। ये जो पादपों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी जिसे कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि वो थियोफ्रेस्टस थे। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसीलिए बेटा थियोफ्रेस्टस को मैं यहां लिख देता हूं, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ये वनस्पति विज्ञान के पिता हैं क्योंकि ये सबसे पहले पादपों पर अध्ययन किए थे। इसके बाद हम लोग जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान उसे कहा जाता है जिस विषय में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं। एनिमल्स यानी जिस विषय में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जंतु का अध्ययन जिसे में किया जाता है उसे जूलॉजी के नाम से जानते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। इसी इन्होंने एक बुक लिखा हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसीलिए अरस्तु को बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है बेटा। तो ये तो हो गया जंतु विज्ञान के बारे में। तीसरा जो है माइक्रोबायोलॉजी। आप देखिए, मैंने कहा कि जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जो बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होते हैं, फंगस होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हम लोग देखते हैं। उसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो पिता हैं, वो एंटोनी वान लीवेनहॉक को कहा जाता है। तो एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। यहां तक मैंने आपको बताया। अब देखो बेटा, हमारे जो जीव होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आशा करते हैं कि अभी तक जितनी बातें बताई गई हैं बहुत आसान सी बातें थी, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मैं देख लेता हूं आप लोगों का। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? बातें समझ में आ रही है ना? ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने कहा कि जीवित प्राणियों का अध्ययन और जीवों के अंतर्गत होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब देखो बेटा, जो जीव होते हैं उन जीवों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण होंगे जिस आधार पर हम ये प्रमाणित करते हैं कि हम एक जीवित प्राणी हैं। कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे अंदर होगा जो ये हमें प्रूव करेगा कि वी आर द लिविंग बीइंग्स।
तो वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिस आधार पर हम लोग अपने आप को कहते हैं कि वी आर द लिविंग बींग्स, और ये जो मैंने मार्कर लिया हुआ है या ये जो रिमोट है ये नॉन लिविंग थिंग्स है? क्यों ऐसा कहते हैं? तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। आप सभी बच्चे जानते भी होंगे। आप कहेंगे कि सर हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम डाइजेशन हमारा होता है, मूवमेंट करते हैं, ये बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि वी आर द लिविंग बींग्स। इनके अलावा और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हमारे शरीर में हैं जो हमें ये प्रमाणित करती हैं कि वी आर द लिविंग बींग्स। थोड़ी उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो जीवों के मुख्य लक्षण हैं बेटा, जीवों के मुख्य लक्षण के अंतर्गत आप चाहें तो एक जो होता है वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम लोग कह सकते हैं कि ये जीवों का एक मुख्य लक्षण है। सही बात है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि एक मृदा में आप क्या करते हैं कि मृदा में एक बीज बोते हैं, एक सीड बो देते हैं मिट्टी में, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि कुछ समय पश्चात ये जो सीड है ये धीरे धीरे कुछ जर्मिनेट होने लगता है, थोड़ा और बड़े आकार का होने लगता है, और कुछ समय पश्चात देखेंगे कि इस सीड्स में ऐसे रूट्स निकल जाते हैं, स्टेम निकल आती हैं, ये लीव्स निकल आते हैं, और साथ ही साथ फ्रूट्स और बहुत सारे फ्लावर वगैरह आ जाते हैं। तो आपने देखा कि एक छोटा सा सीड है, ये छोटा सा सीड डेवलप करके ये बनाया अपने से थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर और एक प्लांट का स्वरूप ले लिया। तो आपको यहां ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं। तो यही जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये सिर्फ लिविंग बींग्स में होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में ये होता है, पौधों में। जंतुओं में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है? आप देखिए कि जो नर होता है, नर यानी मेल, जब मेल का, या ऐसे कहें कि मेल गैमिट का मतलब होता है स्पर्म, शुक्राणु, और फीमेल गैमिट नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, जिस मादा युग्मक यानी ओवम। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, जब दोनों संलयित होते हैं, निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं, जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो जिस संरचना का निर्माण करते हैं बेटा उसे जाइगोट या युग्मनज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट डेवलप होके मां के गर्भ में एक संरचना निर्मित करता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ये एम्ब्रियो डेवलप होकर एक संरचना निर्मित करता है जिसे फीटस कहते हैं, और कुछ समय बाद ये बेबी के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। अब आप एक चीज बताओ बेटा कि यहां स्पर्म और ओवम, जिसे हम अपनी नेकेड आई, अपनी नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एक जुड़कर एक अपने से बड़ी संरचना बनाते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। एक अपने से बड़ी संरचना निर्मित करते हैं जिसे भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं, और उससे बड़ी संरचना फीटस या बेबी को तैयार करते हैं, और वही बेबी धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। तो आप कह सकते हैं ना कि पौधों में भी वृद्धि एवं विकास हो रहा है और एनिमल्स में भी वृद्धि एवं विकास हो रहा है। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी लिविंग बींग्स। किसी भी जीवित प्राणी का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि उसके शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब प्रश्न ये उठता है बेटा, थोड़ा मैं और आपको इसको और डिटेल में बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि डे बाय डे जो क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा है, उन क्वेश्चंस के
पैटर्न के बदलने के साथ साथ लेवल भी बढ़ गया है। मैं अपने विद्यार्थियों को 9th और 10th की एनसीईआरटी कहता हूं पढ़ने के लिए, साथ ही साथ में 11th और 12th की बायोलॉजी भी कहता हूं। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चंस 11th और 12th लेवल का पूछा जा रहा है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जनरल साइंस का कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर नहीं है, अगर आपने जनरल साइंस को हल्के में लिया जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, आपको एक जानकारी दे दूं कि भारत में बहुत सारे स्टेट में जो पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, उन स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में सामान्य विज्ञान मुख्य परीक्षा का एक मुख्य पार्ट है। तो बेटा अगर मेरी क्लास को अगर आपने ध्यान से समझा, सुना और देखा, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आप उन स्टेट में जहां ये मुख्य परीक्षा का एक मुख्य अंग है, वहां आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने मुख्य परीक्षा का जो लेखन शैली है उसको विकसित करने में। प्रारंभिक परीक्षा में तो मैं कोशिश करता हूं कि 100% क्वेश्चंस आपके इससे बाहर से, मेरे नोट्स और मेरे लेक्चर से बाहर से ना आए, लेकिन मुख्य परीक्षा में भी आपको लगभग 100% परिणाम मिलेगा जब मैं आपको क्लासेस आप मेरी कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में विगत 2-3 साल से लगातार जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से प्रश्न उठ रहे हैं, साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न उठते हैं। तो मैं आता हूं उस पर। अगर आपका सामान्य विज्ञान का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना है। अगर आपने सामान्य विज्ञान का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, वहां आपको उन बातों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे बायोटेक्नोलॉजी जब आपको पढ़ाया जाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो जब इन चैप्टर्स को टच किया जाएगा तो आपको जनरल साइंस के महत्व समझ में आपको आएंगे कि अगर जनरल साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इधर ये बातें आपको आसान लगने लगेंगी। और बेटा एक बात और बता दूं, जो आप लोग ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, अगर साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिजिकल ज्योग्राफी समझने में आपको समस्या आएगी। इसलिए रटने के बजाय इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको गंभीरता से लीजिए इस विषय को। यह विषय आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा और आपको एक अच्छा रैंक भी दिलाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग मुख्य बिंदु पर। तो आप देख रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, प्लांट्स में भी हो रहा है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनिमल्स में भी हो रहा है। कैसे हो रहा है ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस के स्ट्रक्चर के माध्यम से बता दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पीछे कारण क्या है? तो एक लाइन में इस बात को समझिए कि जो किसी भी जीव के शरीर में जो बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ा कारण है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को बोला जाता है कोशिका विभाजन। थोड़ी सी बेटा इस पर मैं चर्चा करूंगा, ये एक चैप्टर आएगा आपके आगे जब आप पढ़ेंगे ना, तो यहां से एक चैप्टर आपको सेल पढ़ाया जाएगा, सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहां मैं चूंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो गई है तो मैं थोड़ी इस पर चर्चा कर दूं, इस पर प्रकाश डाल दूं कि आपको जब आगे पढ़ाया जाए तो आपको ये बातें सारी समझ में आसानी से आ जाए। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है किसी भी लिविंग बीइंग्स में, तो लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वृद्धि एवं विकास होता है, उसका मुख्य कारण है कोशिका विभाजन। तो आप कह सकते हैं कि सेल डिवीजन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोशिका विभाजन वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर कोशिका विभाजन होता क्या है? देखो बेटा, कोशिका चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको एक मैं डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कोशिका विभाजन। देखो बेटा, जो कोशिका होती है कुछ इस प्रकार की कोशिका है जिसके अंतर्गत ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है
न्यूक्लियस या हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रक। और इसी कोशिका के अंदर बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसे कहते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। इन्हीं दोनों का खेल कोशिका विभाजन में होता है। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों का खेल जो होता है कोशिका विभाजन में होता है। यदि इस केंद्रक में विभाजन अगर होता है, याद रखना ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस बनते हैं जिसको क्वालिफाई करने के बाद वहां क्वेश्चन आया हुआ है। अगर केंद्रक में विभाजन अगर होता है कोशिका विभाजन, तो कोशिका में विभाजन अगर केंद्रक में होता है तो उसे बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। ये याद कर लेना, अगर केंद्रक में विभाजन होता है तो उसे बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। और यदि कोशिका द्रव्य अगर विभाजित होती है तो उसे बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि कोशिका विभाजन ही जिम्मेदार होता है किसके लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो कोशिका विभाजन जिम्मेदार होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो एक कोशिका के अंदर किस किस पार्ट का विभाजन होता है? एक कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और एक केंद्रक का होता है। तो जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो उसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, और जब केंद्रक का विभाजन होगा तो उसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाएगा। अब इसके बाद देखो बेटा, जैसे मान लो कि ये एक सेल है जिसे बोला जाता है मदर सेल। ध्यान देना बेटा, मदर सेल, मदर सेल यानी हिंदी में मातृ कोशिका। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे कोई भी वस्तु छोटे से, कोई भी जीवित प्राणी छोटे से बड़ा कैसे हुआ। तो छोटे से बड़ा होगा तो उसके पीछे कारण है सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में होता क्या है? जो सेल डिवाइड होता है उसे हम मदर सेल कहते हैं, ये ध्यान देना। जो सेल विभाजित होता है उसे हम मातृ कोशिका कहते हैं। तो जब ये मातृ कोशिका में विभाजन होगा बेटा, तो ये मातृ कोशिका अपने ही समान दो तरह के सेल्स को निर्मित करेगा। तो ये जो दोनों सेल्स बनते हैं ना, इसे बोला जाता है डॉटर सेल। इसे बोलते हैं डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। फिर जब ये डेवलपमेंट कोशिका विभाजन होता है तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, ये दो भाग में बढ़ जाएगा। यानी कि ये प्रक्रिया जो होती है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। मदर कोशिका जो है ये, यानी मातृ कोशिका पुत्री कोशिका में बदलता है, मदर सेल डॉटर सेल में बदलता है, मदर सेल डॉटर सेल में बदलता है। फिर ये मदर सेल बन जाएगा और ये डॉटर सेल बन जाएंगे, फिर ये मदर सेल बन जाएगा, फिर ये डॉटर सेल बन जाएंगे। जब से हम पैदा होते हैं, मतलब यानी स्पर्म ओवम जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने से लेकर जब तक जीवित रहते हैं तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका विभाजन। और ये जो कोशिका विभाजन होता है बेटा, ये जो सेल डिवीजन होता है, मैंने बताया कि अगर किसी भी जीवित शरीर में जो वृद्धि एवं विकास हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कोशिका विभाजन है। और कोशिका विभाजन जो होता है बेटा, ये दो प्रकार का होता है। वैसे तो ये तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग दो प्रकार पढ़ते हैं। पहला जो है जिसे बोला जाता है समसूत्री विभाजन, दूसरे को बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन, और तीसरे को बोलते हैं असूत्री विभाजन। अब देखिए, ये जो कोशिका विभाजन है ये तीन प्रकार का होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। सॉरी, एक बार एमपीपीएससी में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 2015 या 16 में एक क्वेश्चन आया था कि जो पौधे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो पौधे होते हैं उन पौधों में जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उस फ्लावर में पराग कोश पाया जाता है, एंथर। उस एंथर का डेवलपमेंट किस प्रकार की कोशिका विभाजन से होता है?
तो जब तक आपको नहीं पता होगा कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। आंसर बता देता हूं, अर्धसूत्री विभाजन। आते हैं हम लोग उस टॉपिक पर। देखिए बेटा, ये जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में माइटोसिस कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा विभाजन जिसमें अगर मान लीजिए कि कोई सेल है, मान लीजिए ये 2n है, तो ये जब डिवीजन करे और जब ये अपने समान सेल निर्मित करे तो इन दोनों सेल में गुणसूत्रों की संख्या भी समान होनी चाहिए। यानी कि समसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें मातृ कोशिका यानी मदर सेल से जब डॉटर सेल बनते हैं, तो मदर सेल से डॉटर सेल जब बनते हैं तो समान गुणसूत्रों वाले ही डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिकाएं निर्मित हों। जब समान गुणसूत्रों वाली पुत्री कोशिकाएं निर्मित होंगी तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि सर इसका यूज कहां है? आपके एग्जामिनेशन में आप 10 ईयर या 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लीजिए मार्केट से और उसको सॉल्व करना शुरू करिए। आपको मैं 2 चीजें बता रहा हूं, वहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि बेटा घाव का भरना और अंगों का पुनर्निर्माण, अंगों का पुनर्निर्माण अगर पूछा जाए कि वुंड हीलिंग और रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन, घाव का भरना और अंगों का पुनर्निर्माण किस प्रकार के कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होता है, तो याद रखिएगा घाव जो ठीक होता है वो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के द्वारा होता है, या कोई अंग पुनर्निर्मित होता है, पुनर्जीवित होता है, तो वो भी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। इसमें ये ऐसा विभाजन होता है जिसमें समान कोशिकाएं निर्मित होती हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या जितनी इस कोशिका में है उतनी ही संख्या इन दोनों में पाई जाएगी। यानी समान गुणसूत्रों की संख्या जब पाई जाएगी तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। आशा करते हैं ये बात आप सबको समझ में आई होगी। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे बिंदु पर। दूसरा जो है अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। अब देखिए मियोसिस ये जो होता है ये 2 प्रकार का होता है बेटा। एक होता है जिसे कहा जाता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरे को कहते हैं मियोसिस सेकेंड। ये जो मियोसिस फर्स्ट होता है ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या किसी सेल में 2n है तो ये जो होगा n और n में बदल जाएगा। इसका तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर गुणसूत्रों की संख्या इसमें अगर 46 है इस सेल में, तो अगर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो आने वाली पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाएगी। तो जब आधी आधी हो जाएगी इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन का जो उदाहरण है, जो सबसे बढ़िया उदाहरण है बेटा, वो जो नर युग्मक बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है, मादा युग्मक। जो मानव शरीर में जो नर युग्मक तैयार होता है और मादा शरीर में जो मादा युग्मक तैयार होता है, ये नर युग्मक और मादा युग्मक यानी लैंगिक अंग, लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक अंगों का विकास जिस कोशिका विभाजन के द्वारा होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स की संख्या समान रहती है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। इक्वेशनल डिवीजन यानी कि समान कोशिका, समान गुणसूत्रों वाली संख्या निर्मित होती है और यहां रिडक्शन होता है। मियोसिस सेकेंड की बात करें
तो मियोसिस सेकेंड समसूत्री के समान ही होता है। जैसा ये समसूत्री होता है वैसा ही समसूत्री के समान ये हो जाता है। तो ये कोशिका विभाजन की एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को मैंने दिया कि कोशिका विभाजन ही जिम्मेदार होता है आपके शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो और कोई भी जीवधारी हो जिसमें वृद्धि एवं विकास हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार होता है कोशिका विभाजन। थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको कोशिका विभाजन के बारे में दी कि कोशिका विभाजन मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन जो होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें विभाजन के पश्चात मातृ कोशिका पुत्री कोशिकाओं में बदलता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होगी जितनी मातृ कोशिका में होती है, यानी समान गुणसूत्रों का निर्माण होता है, इसलिए समसूत्री विभाजन कहते हैं। शरीर में घाव का भरना और शरीर में पुनर्अंगों का निर्माण होना, तो ये सब क्रियाएं जो संपन्न हो रही हैं ये समसूत्री विभाजन के द्वारा होती हैं। इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। जो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ होती है। इससे जो नर का युग्मक यानी शुक्राणु और मादा का युग्मक यानी अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु का जो निर्माण होता है या पौधों में पराग कोश एंथर का निर्माण होता है, इन सब का जो निर्माण होता है अगर क्वेश्चन बनता है तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया बेटा, स्टेट पीसीएस में तो कईयों बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसको ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ ये जो असूत्री विभाजन होता है इसको एक लाइन में बोल देता हूं कि असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। जो आगे के चैप्टर में जब कोशिका पढ़ाऊंगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बताऊंगा, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। तो वृद्धि एवं विकास एक जीव का मुख्य लक्षण क्यों है ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वृद्धि एवं विकास के साथ साथ बेटा एक जो मुख्य लक्षण और है जिसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं बेटा प्रजनन। इसको बताने से पहले आइए हम लोग देखते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसको थोड़ा एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो जीवों के लक्षण हमने बताया, जीवों के लक्षण के बारे में कि जीवित पदार्थ के अपने कुछ निश्चित लक्षण होते हैं, जीवित पदार्थ के अपने कुछ निश्चित लक्षण होते हैं जिनके आधार पर यह समझा जाता है कि यह जीव है। अर्थात जीवन एक अमूर्त वस्तु है। जीवन क्या है? एक अमूर्त वस्तु है। आधुनिक खोजों के आधार पर यह कहा जाता है कि जीवों का निर्माण करने वाले विशेष संघनित पदार्थ द्वारा प्रदर्शित प्रक्रियाओं जैसे, यहां ध्यान देना, चलन, श्वसन, पोषण, जनन आदि की अभिव्यक्ति ही जीवन है। चलन, श्वसन, पोषण, जनन आदि की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाता है? जीवन कहलाता है। अतः इन प्रक्रियाओं को जैविक क्रियाएं भी कहते हैं बेटा। जो चलन, पोषण, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, इन प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? जैविक क्रियाएं भी कहते हैं। अब देखो बेटा, जीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। एक मैंने आपको बताया कि जीवों का एक विशेष लक्षण होता है वृद्धि एवं विकास। तो जो वृद्धि एवं विकास होता है, जीवों का विशेष लक्षण होता है जो वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि जीवों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों होता है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पीछे कारण क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है कोशिका विभाजन होता है। देखिए, किसी भी जीव के शरीर में वृद्धि एवं विकास का मुख्य कारण क्या है? कोशिका विभाजन है। और कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक में घनिष्ठ संबंध होता है। याद होगा आपको, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था कि इस तरीके का इसके अंदर केंद्रक होता है और ये कोशिका द्रव्य होता है, इनके बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। और कोशिका तथा कोशिका द्रव्य की वृद्धि के कारण कोशिका द्रव्य और
जो कोशिका तथा कोशिका द्रव्य होता है, इसकी वृद्धि के कारण एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि यह संबंध टूट जाता है। तो जब संबंध टूट जाता है तो मदर सेल डॉटर सेल का निर्माण कर लेती है। देखिए लिखा हुआ है, कोशिका में कोशिका द्रव्य, केंद्रक में कोशिका द्रव्य और केंद्रक में घनिष्ठ संबंध होता है। कोशिका तथा कोशिका द्रव्य की वृद्धि के कारण एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब यह संबंध टूट जाता है। तथा मातृकोशिका, ये जो मातृकोशिका है, संतति कोशिकाओं यानी डॉटर सेल में विभक्त हो जाती है। मातृकोशिका किसमें विभक्त हो जाती है? संतति कोशिकाओं में। इस प्रकार एक मातृकोशिकाओं से संतत कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका निर्माण या कोशिका विभाजन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मातृकोशिका से संतति कोशिका यानी मदर सेल से डॉटर सेल के निर्माण की प्रक्रिया ये जीवन पर्यंत होती रहती है, इसीलिए इसको कोशिका विभाजन के नाम से जाना जाता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया। एक बताया समसूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस कहते हैं। यह विभाजन सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं बेटा सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल। अब एक बात याद रखना, जो सोमैटिक सेल होता है इसका मतलब यह हो गया कि मानव शरीर या किसी भी जीवित शरीर, बहुत ध्यान से सुनना, उस जीवित शरीर में जो लैंगिक अंग है उन लैंगिक अंगों को छोड़ दिया जाए। लैंगिक अंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो शुक्राणु और अंडाणु, नर युग्मक और मादा युग्मक, इनको छोड़ दिया जाए तो फिर शरीर में जितनी भी कोशिकाएं लगभग पाई जाती हैं उन सभी कोशिकाओं को कायिक कोशिका कहते हैं। उन कायिक कोशिकाओं में जो विभाजन होता है उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी खोज किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में। मैंने अभी बताया कि इसे 2 भागों में बांटा जाता है। अगर केंद्रक 2 भागों में बंटता है तो उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और कोशिका द्रव्य अगर विभाजित होता है तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अभी मैंने स्ट्रक्चर से आपको समझाया था, क्लियर हो रहा होगा सारी बातें। अब क्या है, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका, ध्यान दीजिए, एक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। यह सभी प्रकार से समान होती हैं। इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका के समान होती है। यह मैं पहले ही आपको समझाते वक्त बता दिया था। और मैंने कहा था कि घाव का भरना और अंगों का पुनर्निर्माण समसूत्री विभाजन के महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप देखिए स्ट्रक्चर भी मैंने इस पे आपको दिखाया है। घाव का भरना और अंगों का पुनर्निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट आपका। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन क्या है। मैंने कहा कि लैंगिक अंगों का निर्माण जिस विभाजन के द्वारा होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, यानी जनन कोशिकाओं का निर्माण। जनन कोशिकाओं में क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है। पौधों में अगर बात किया जाए तो परागकण व भ्रूण कोश के निर्माण के समय युग्मनज से यानी जाइगोट से स्पोर बनता है। निर्माण के समय ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। मैंने कहा कि एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था पीटी में। आपको एक और चीज दिखा दूं कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि विभाजित होने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। द्विगुणित यानी 46 गुणसूत्र, पूरा क्रोमोसोम होता है, द्विगुणित होती है। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके फलस्वरूप संतत कोशिकाओं में आप देखिए गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका से आधी अगुणित यानी हाफ रह जाती है। मैंने कहा ना कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन में। तो अर्धसूत्री विभाजन में जनन अंगों का निर्माण होता है। पराग कोश और भ्रूण कोश जो होते हैं, जो लैंगिक अंग होते हैं उसके प्लांट्स के, उनका निर्माण होता है। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो 2 साइंटिस्ट थे, फार्मर और मुरे, 1905 में किया था। ऐसा इन लोग का देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, इन लोग को देख लीजिए। वो फार्मर साहब थे, ये मुरे साहब रहे हैं।
मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन पुष्प कलिकाओं, यही क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, ये मैंने नोट करके लिखवाया है कि पुष्प कलिकाओं के पराग कोश यानी एंथर्स में सुगमता से किया जा सकता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन एंथर में देखने को मिलता है और यह विभाजन लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है, यानी सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन का होना बहुत आवश्यक है। तो यानी बेटा इससे ये बात क्लियर हो रहा है, ये बातें क्लियर हो रही हैं कि वृद्धि एवं विकास जो होता है उसके लिए कोशिका विभाजन जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार है? कोशिका विभाजन। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया था कि जीवित प्राणी का एक मुख्य गुण वृद्धि एवं विकास कैसे है। जैसे मान लीजिए कि ये नर युग्मक है, ऐसे नर युग्मक का साइन ऐसे बनाते हैं, और ये मादा युग्मक है, मादा युग्मक का साइन ऐसे बनाते हैं। ये दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूजन के पश्चात आपको मैंने बताया था युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में सेल डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बनाते हैं यानी भ्रूण बनाते हैं, भ्रूण में सेल डिवीजन होता है तो फीटस या बेबी बनता है, और बेबी के आगे भी ये प्रक्रिया संपन्न होती रहती है। तो आप देखिए यहां जाइगोट से लेकर बेबी तक आपको शारीरिक विकास दिखाई दे रहा होगा, तो यह वृद्धि एवं विकास को दर्शाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका विभाजन मुख्य रूप से वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो वृद्धि एवं विकास एक महत्वपूर्ण गुण है और इस पर हम लोगों ने एक अच्छा खासा डिस्कशन भी कर लिया। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जरा मैं देख लूं, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग अपना रिप्लाई दें। ओके, मजा आ रहा है क्लास? बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए नाम तो मैं सबका बहुत तेजी से नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन धन्यवाद आप सभी लोगों को। अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो एक कोशिश ये कीजिएगा कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, मेरी एक आदत है कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होगा तभी मैं बताऊंगा, और उस टॉपिक से इतर अगर आप लोग जाएंगे तो जब वो टॉपिक आएगा तो अपने आप को उसका उत्तर मिल जाएगा। पढ़िए क्लास में पूरा, आप अगर बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे साइंस के संबंधित आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपका चैलेंज है। निर्माण आईएएस का जो ये प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं आज से पहली क्लास मेरी शुरू हुई है। इंट्रोडक्शन, अभी जनरल साइंस का इंट्रोडक्शन की क्लास है जिसमें बायोलॉजी की शुरुआत मैंने किया है। अभी बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी में जीव क्या होते हैं, जीवों के मुख्य गुण क्या होते हैं, अभी मैंने ये शुरुआत किया है। धीरे धीरे चैप्टर्स हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और भी बेहतरीन। इन सबको अच्छे ढंग से सुनते चलिएगा और सभी बातों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है? तो अच्छा, हाँ अमरदीप है तो जी, नहीं नहीं ठीक है, हाँ पहली बार मुलाकात हो रही है। हाँ हाँ, डेली क्लासेस होंगी, 8:30 से लाइव क्लास मेरी चलेगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। फंगस कवक को कहते हैं बेटा, ये कवक होता है, एक जीव होता है फंगस जो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव होता है। बहुत सारे फंगस होते हैं, जैसे शरीर में दाद खाज खुजली होता है ना निखिल पांडे जी, वो फंगस के द्वारा ही होता है बेटा। ओके किशन सोनकर जी धन्यवाद। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो आपने देखा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ जैविक क्रियाएं, मतलब और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि हम एक जीवित प्राणी हैं। जैसे मानव शरीर में एक निश्चित संगठन होता है, डेफिनिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। मानव शरीर में उपापचय, मेटाबॉलिज्म, मानव शरीर की बात नहीं हो रही है, जीवित शरीर की बात हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा।
टॉपिक स्टार्ट हो गया, बहुत ध्यान से आप लोग सुने। एक तो मैंने बताया कि वृद्धि एवं विकास एक मुख्य लक्षण होता है, या किसी भी जीव का एक शारीरिक संरचना होती है। जैसे मानव है तो मानव की ही तरह दिखेगा, गाय है तो गाय की तरह दिखेगी, भैंस है भैंस की तरह दिखेगा, आम का पेड़ है तो आम के पेड़ की तरह दिखेगा। एक निश्चित संरचना उसकी निर्मित है बेटा, यानी वो जीवन पर्यंत वो संरचना बनी रहेगी। तो वही कहा जा रहा है कि एक निश्चित संगठन होता है। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी जीव का निर्माण सबसे पहले सेल से होता है। सेल, कई सेल मिलते हैं तो ऊतक बनाते हैं। ऊतक से बनता है बेटा आर्गन, आर्गन से एक बॉडी का निर्माण होता है। यानी कि एक जीव के शरीर की एक निश्चित संगठन होता है जिससे वो निर्मित होता है, सबसे छोटी इकाई। इसीलिए कोशिका को कहा जाता है, यह कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो किसी भी जीव के शरीर के निर्माण में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक से शरीर बनेगा, अंग बनेगा, अंग से शरीर बनेगा। तो एक निश्चित संगठन होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जीवित प्राणियों का एक मुख्य गुण है ये। अब देखिए, निश्चित संगठन के साथ साथ उपापचय की क्रिया होती है। उपापचय क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, हमारे शरीर में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक जो क्रिया होती है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भोजन के, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब शरीर के अंदर छोटे छोटे भोज्य पदार्थों के कण जुड़कर एक बड़े लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है एनाबोलिज्म। और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबोलिज्म। ये ध्यान देना बेटा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मानव शरीर में एक क्रिया होती है, या जीवित शरीर में एक क्रिया होती है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं। यह उपापचय दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे एनाबोलिज्म कहते हैं और दूसरा होता है जिसे कैटाबोलिज्म कहते हैं। एनाबोलिज्म में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स, भोजन के कण जुड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। यानी इसमें अगर कहा जाए आपसे कि इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, तो इसमें एनर्जी यानी ऊर्जा मुक्त होगी या अवशोषित होगी। तो आप कहेंगे कि सर, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं और बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, इसमें ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है। और दूसरी चीज आप देखिए कि इसमें बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल रहा है। तो आपसे प्रश्न किया जाए कि इसमें क्या हो रहा है ऊर्जा का, तो आप कहेंगे सर इसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है। यानी कि मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण होना, यानी ऊर्जा का अवशोषित होना और ऊर्जा का मुक्त होना, यह दोनों क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। और आपको पता है कि मानव शरीर में ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है, मानव शरीर में ऊर्जा भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। तो जब भोज्य पदार्थ का बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़ों में टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और वो छोटे छोटे टुकड़े फिर जुड़कर एक बड़े टुकड़े का निर्माण करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, तो ऊर्जा अवशोषित होती है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी ऊर्जा का अवशोषित होना और ऊर्जा का मुक्त होना यह निरंतर होता रहता है। और यह कैसे संभव है? जब मानव भोजन करता है तो मानव के शरीर में पाचन की क्रिया होती है। क्या होता है?
पाचन की क्रिया होती है। तो मानव जब भोजन करता है तो मानव के शरीर में पाचन होता है, श्वसन होता है, रक्त परिसंचरण होता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। ये समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं हमारे उपापचयी क्रियाओं के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, और इन्हीं क्रियाओं के द्वारा भोजन का टूटना और भोजन का जुड़ना संपन्न होता है। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा उपापचय की क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा भोजन अवशोषित, ऊर्जा अवशोषित होता है और ऊर्जा मुक्त होता है, यानी एनाबोलिज्म भी होता है और कैटाबोलिज्म भी होता है। तो ये गुण केवल ये गुण केवल जीवित शरीर में ही पाया जाता है, जीवित शरीर में ही पाया जाता है, जीवों में ही पाया जाता है। इसीलिए उपापचयी क्रियाओं को एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में देखा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। मैंने कहा आप लोगों से कि निश्चित संगठन, फिर उपापचय। मैंने कहा कि जीवों में सभी जीवन प्रक्रियाओं, जैसे ध्यान दीजिएगा, पोषण, श्वसन, वृद्धि, जनन आदि का संचालन जटिल रासायनिक पदार्थों के विघटन एवं निर्माण, यहां ध्यान दीजिए, विघटन और निर्माण के समय क्रमशः उत्सर्जित एवं प्रयुक्त ऊर्जा द्वारा होता है। यानी कि जो ऊर्जा अवशोषित हो रही है और जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, ये कैसे होता है? जब शरीर में क्या होगा, पोषण, श्वसन, वृद्धि, जनन, ये सारी क्रियाएं होंगी तो ये सारी क्रियाएं संपन्न होंगी। इसी को उपापचय के नाम से जाना जाता है। अब जीवों में सरल रासायनिक पदार्थ, ये ध्यान दीजिएगा, जीवों में सरल रासायनिक पदार्थ एवं ऊर्जा द्वारा जटिल रासायनिक पदार्थों का निर्माण, मैंने अभी बताया ना कि ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, यानी सरल रासायनिक पदार्थ एवं ऊर्जा द्वारा जटिल रासायनिक पदार्थों का निर्माण, ये क्या कहलाता है? उपचयी परिवर्तन, यानी एनाबोलिक चेंज कहलाता है। अभी मैंने बताया है एक, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वह है स्वांगीकरण। अब प्रश्न ये उठता है बेटा कि ये स्वांगीकरण क्या है ना? ये प्रश्न उठता है ना। अब ध्यान देना, थोड़ा स्वांगीकरण को क्लियर कर देते हैं। स्वांगीकरण देखो बेटा, इस स्वांगीकरण को इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। ध्यान देना, देखो जब कोई भी जीवधारी जब भोजन करता है तो जो भोजन करता है तो भोजन के टुकड़े को मुख में रखता है। तो जब भोजन के टुकड़े को मुख में रखता है तो उसे बोला जाता है अंतर्ग्रहण। इंजेशन, यानी भोजन का टुकड़ा मुख में गया, माउथ में गया तो उसे अंतर्ग्रहण कहेंगे। जब भोजन के टुकड़े को जब हम लोग मुख में रखते हैं बेटा, माउथ में रखते हैं, तो वो प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं, भोजन पचता है, पच के चला जाता है कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। यानी कि दूसरी प्रक्रिया, भोजन को अंतर्ग्रहण करने के बाद दूसरी प्रक्रिया होती है बेटा पाचन। अब बेटा जब भोजन पच जाता है तो भोजन के पचने के बाद हम किसी भी जीव के शरीर की कोशिकाएं उन पचे हुए आवश्यक भोज्य पदार्थों को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं। तो तीसरा प्रोसेस क्या होगा? अवशोषण होगा, जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पाचन का मतलब होता है डाइजेशन।
स्वांगीकरण में पहले देखिए, स्वांगीकरण को बताने से पहले पहले हमें यह बताना पड़ रहा है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे अंतर ग्रहण कहते हैं, फिर भोजन का पाचन होता है, फिर हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा भोजन अवशोषित होता है। तो बेटा ये जो शरीर की कोशिका मान लीजिए है, तो भोजन क्या हो गया, अवशोषित हो गया। तो अवशोषित जब हो जाता है, यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं। आईएएस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, तो उस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आ सकता है, इसलिए ध्यान देना बेटा। अब ये क्या है कि कोशिकाओं द्वारा ये भोजन, पचा हुआ भोजन अवशोषित हो गया। अवशोषित होने के बाद क्या होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या रोल है। ऑक्सीजन क्या करता है, इन कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन को तोड़ता है, या कह सकते हैं जलाता है। अब बेटा ये ऑक्सीजन इस कोशिका में पहुंचकर भोजन, जो कोशिकाओं द्वारा जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है, अवशोषित हुआ है, उस अवशोषित भोज्य पदार्थ को तोड़ता है या जलाता है। तो मालूम ही, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब कोई भी वस्तु जलाई जाती है तो वो ऊष्मा उत्पन्न करती है या ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो जब भोजन टूटता है तो ऊर्जा बनता है, ऊर्जा निकलता है, और ये ऊर्जा जो है किस रूप में निकलता है, एटीपी के रूप में निकलता है। एटीपी का मतलब क्या होता है, एटीपी का मतलब होता है बेटा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये बेटा एनर्जी करेंसी बोला जाता है, एनर्जी करेंसी। यानी कि किसी भी सेल को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, एटीपी से ऊर्जा प्राप्त होता है। ये एटीपी बनता कैसे है, जब भोजन टूटता है। भोजन टूटता कैसे है, जब ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है। फिर से देखिएगा, ऑक्सीजन का कोशिकाओं के अंदर प्रवेश होता है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को ये तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होता है। तो यहां तक की जो क्रिया होती है, ये जो क्रिया होती है, इसी को बोला जाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यानी कि जो पचा हुआ आवश्यक भोज्य पदार्थ है, वो टूटकर आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी के रूप में। इसी क्रिया को स्वांगीकरण के नाम से जाना जाता है। और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनता है, और जहां ऊर्जा का निर्माण होता है, जिस स्थान पर ऊर्जा का निर्माण होता है, उसी स्थान पर, मतलब उसी के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और वो अपशिष्ट पदार्थ, पांचवा पॉइंट, वो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है, उसे बोला जाता है इजेशन, यानी इसको कह सकते हैं मल परित्याग। तो स्वांगीकरण क्या होता है, ये बात समझाने के लिए आपको मैंने एक पूरी प्रक्रिया बताई। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको मैंने बताया कि जो उपचयी परिवर्तन होता है, यानी सरल रासायनिक पदार्थ एवं ऊर्जा द्वारा जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, उस परिवर्तन को उपचयी परिवर्तन कहते हैं। और ये स्वांगीकरण इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्वांगीकरण क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक है, हाँ बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का। देखो एक्चुअली क्या है, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, ये आगे मैं बताऊंगा। जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ क्रियाएं संपन्न होती हैं ऑक्सी श्वसन में, उसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, जिसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बनाता है और 2 एटीपी बनता है। और जो क्रेब्स साइकिल होता है, ध्यान देना, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप
घटना चक्र वगैरह जो 10 ईयर आता है ना, उसको पलट कर देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी का निर्माण होता है। ज्यादा एटीपी बनने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके बेटा, धन्यवाद शोभित शर्मा जी। चलिए, तो ये सब तो होता रहेगा। अब जो है कि ये उपचयी परिवर्तन हो गया। इसके विपरीत मैंने कहा था कि जो जटिल रासायनिक पदार्थ हैं जैसे शर्करा, वसा और प्रोटीन, जब इनका शर्करा, वसा और प्रोटीन का विघटन यानी टूटेंगे तो ऊर्जा विसर्जित होगा। मैंने कहा था कि ऊर्जा निकलता है। जब ऊर्जा निकलेगा तो सरल यौगिकों में जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड की निर्माणकारी प्रक्रिया, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो टूटकर ऊर्जा मुक्त करेगा तो उसे अपचयी कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? अपचयी परिवर्तन, कैटाबोलिक चेंजेस। टूटना यानी कैटाबोलिक। और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे यानी जुड़ना, तो उसे बोला जाएगा एनाबोलिक। तो एनाबोलिक का उदाहरण है स्वांगीकरण और कैटाबोलिक का उदाहरण आपको मैंने बताया शर्करा, वसा और प्रोटीन टूटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड और जल का निर्माण करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। इसे बोला जाता है अपचयी परिवर्तन यानी कैटाबोलिक चेंजेस बोला जाता है। यानी कि एनाबोलिक और कैटाबोलिक, एनाबोलिक और कैटाबोलिक जो क्रियाएं होती हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के उदाहरण हैं बेटा। तो इनको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। तो आपने देखा कि उपापचयी क्रियाएं और वृद्धि एवं विकास ये दोनों जीवों के मुख्य लक्षण के अंतर्गत आते हैं। आइए एक और टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग प्रजनन कहते हैं। ये प्रजनन क्या होता है, प्रजनन के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। देखो बेटा, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। देखो प्रजनन होता क्या है इसको थोड़ा समझो। मान लीजिए कोई भी जीवधारी है, जब कोई जीवधारी अपने समान जीव उत्पन्न करता है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपने समान बच्चे पैदा करता है तो उसे प्रजनन कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? जैसे मानव है तो मानव को पैदा करेगा, आम का पौधा है तो आम के पौधे को बॉर्न करेगा, गाय है तो गाय अपने समान बच्चे पैदा करेगी, कुत्ता है तो अपने समान बच्चा पैदा करेगा। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीवधारी अपने समान बच्चे पैदा करता है उसे प्रजनन के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रजनन होता है बेटा ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन, और एक होता है जिसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन। तो बेटा जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने बताया कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीवित प्राणी अपने समान बच्चे पैदा करता है।
और ये जो प्रजनन होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक प्रजनन और एक होता है लैंगिक प्रजनन। नाम से ही स्पष्ट है, एक एक करके हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा प्रजनन जिसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते, जिसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते, यानी जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट भाग नहीं लेता, नर युग्मक और मादा युग्मक जिसमें भाग नहीं लेते हैं, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यानी कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु का रोल नहीं होता है, फिर भी अपने समान बच्चे पैदा कर देते हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके उदाहरण के अंतर्गत क्या आएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आप एक ले सकते हैं फिजन। फिजन का मतलब होता है विखंडन। ये जो फिजन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक बोला जाता है जिसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, मतलब कोई जीव है ये अपने शरीर को दो भागों में बांट देगा और ये दो भागों में बांटकर अपने समान जीव उत्पन्न कर देगा बिना किसी लैंगिक अंगों की मदद से। तो बिना किसी लैंगिक अंग की मदद से एक जीव दो अपने ही समान दो जीव उत्पन्न कर दे रहा है, तो उसे बाइनरी फिजन कहेंगे। और एक होता है जिसे कहा जाता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक जीव है तो इसमें क्या हुआ कि अपने शरीर को कई भागों में यह तोड़ दिया और कई भागों में तोड़कर कई जीव अपने समान उत्पन्न कर लिया। तो यानी इसमें कहीं लैंगिक अंगों का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो जब बिना लैंगिक अंगों के प्रयोग के कोई भी जीवधारी अपने समान जीव उत्पन्न करे तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और अलैंगिक प्रजनन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है फिजन, विभाजन या विखंडन। और ये जो विखंडन है दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं, एक होता है जिसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अमीबा को ले लीजिए। अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है, यानी एक शरीर एक सेल दो भागों में टूटता है, यानी एक जीव दो जीव बना लेता है, टूटकर अपने बॉडी को तोड़कर दो जीव का निर्माण कर लेता है, इसीलिए उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। प्लाज्मोडियम एक जीव होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वो एक शरीर से कई शरीर का निर्माण कर लेता है, इसलिए उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो फिजन है, विखंडन है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। बाइनरी फिजन का उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम और मल्टीपल फिजन का उदाहरण प्लाज्मोडियम। जब एक से दो बनता है तो बाइनरी फिजन, और एक से कई जीव बन जा रहे हैं अपने समान, दूसरे मल्टीपल फिजन कहेंगे। अब ये जो फिजन हो गया, फिजन के बाद जो दूसरा एक एग्जांपल है बडिंग। बडिंग को बोला जाता है मुकुलन। देखो बेटा, ये बडिंग भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। या मान लीजिए कि ये हाइड्रा है, मान लीजिए हाइड्रा है, हाइड्रा पर ये बर्ड की तरह स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। तो ये जो बर्ड की तरह जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो बर्ड की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बेटा किसी कारणवश किसी वजह से टूटकर नीचे गिर जाता है। तो जब टूटकर नीचे गिर जाएगा तो अपने समान एक नया ईस्ट तैयार कर लेगा।
जब ये बड टूट कर नीचे गिरेगा तो अपने समान एक नया हाइड्रा तैयार कर लेगा। तो यहां कहीं आपको लैंगिक अंग भाग ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। यानी बड टूटता है, नीचे गिरता है, अपने समान जीव उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इसको अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। बिना किसी लैंगिक अंगों के अपने समान जीव को उत्पन्न कर लेना अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है, जिसके अंतर्गत इष्ट और जिसके अंतर्गत हाइड्रा और बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो फिजन हो गया, बडिंग हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण हैं। तो इसके साथ साथ बेटा आप देखेंगे एक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ध्यान देना। क्लोन, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्लोन, जो क्लोन है, ये क्लोन किसका उदाहरण है, कैसे तैयार होता है, तो आप याद रखना, बहुत ध्यान देना। ये बायोटेक्नोलॉजी में पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं, लेकिन यहां चूंकि अलैंगिक प्रजनन की बात हो रही है, जो प्रजनन एक मनुष्य का एक महत्वपूर्ण गुण है, और उस प्रजनन के अंतर्गत मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूं जो एग्जाम में आता है आपके, तो इसको लगे हाथ आप समझते चलिए। तो क्लोन जो होता है क्या है? क्लोन किसी भी जीव का सेम कॉपी होता है। सेम कॉपी का मतलब क्या होता है बेटा? यहां ध्यान देना। सेम कॉपी का मतलब होता है मार्फोलॉजिकली सेम, मार्फोलॉजिकली सेम और जेनेटिकली सेम, जब कोई ऐसी संरचना जो मार्फोलॉजी का मतलब समझो क्या होता है? मार्फोलॉजी को बोला जाता है बाह्य आकार की, यानी किसी भी जीव को बाहर से देखो तो हूबहू उसी जीव की तरह दिखाई दे, यानी कि जिस जीव से तैयार हुआ है उसी जीव की तरह एकदम बाहर से देखने पर दिखाई दे। और जब किसी जीव की जो आनुवांशिक संरचना है, यानी डीएनए, आरएनए की जो संरचना है वो भी समान हो, तो उसे क्लोन कहा जाता है। यानी किसी भी जीव का प्रतिरूप, आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप, किसी भी जीव के प्रतिरूप को क्लोन कहते हैं। जो ये क्लोन बनाया जाता है ना बेटा, ये क्लोन जो बनता है, अगर पूछा जाए कि किस प्रजनन के द्वारा तैयार होता है, तो क्लोन जो होता है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा तैयार होता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि क्लोन किसके द्वारा फॉर्म होता है, तो क्लोन अलैंगिक प्रजनन के द्वारा तैयार किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम लोग नजर डालते हैं, लेकिन जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उस दौरान आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, वो सारी बातें बताऊंगा जो आज मैं बता रहा हूं। तो थोड़ा सा क्लोन की चर्चा हो गई है तो जिज्ञासा होगा कि क्लोन है क्या, कैसे बना, क्या हुआ, ये सब थोड़ी जिज्ञासा होती है बच्चों के मन में। तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कर ली जाए। तो जो ये क्लोन है ना बेटा, ये जो क्लोन है, अगर हम इसकी बात करें तो जो फर्स्ट क्लोन जो तैयार किया गया था वो एक भेड़ का तैयार किया गया था, जिसका नाम डॉली रखा गया। 1996 में इसे तैयार किया गया, बॉर्न हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस फर्स्ट क्लोन जो भेड़ का तैयार किया गया, जिसका नाम डॉली रखा गया, इसे किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों ने। ये जिस इंस्टीट्यूट में काम करते थे उसका नाम था रोजलिन इंस्टीट्यूट। तो इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों ने मिलकर भेड़ का क्लोन तैयार किया। 1996 में रोजलिन इंस्टीट्यूट के रहने में इसमें इन्होंने रिसर्च किया था। तो ये तो हो गई कि भाई पहला क्लोन कब तैयार किया गया, किसने तैयार किया, वो कहां किस संस्था में काम करते थे। कुछ समय पश्चात ये डॉली नामक भेड़ की डेथ हो गई थी, लगभग 7 साल बाद 2003 में उसकी डेथ हो गई थी। बहरहाल, तो क्लोन जो होता है ये अलैंगिक प्रजनन के द्वारा तैयार होता है। अब अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जब क्लोन तैयार होता है तो सबसे पहला क्लोन इयान विल्मुट ने और उनके सहयोगियों ने तैयार किया था। क्या
सर भारत में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लोन बनाते हैं, हाँ है, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है एनडीआरआई और एक का नाम है सीएसआईआर। एनडीआरआई को बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सीएसआईआर को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बोला जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। इसने 2009 में भैंस का क्लोन तैयार किया था जिसका नाम गरिमा रखा था, और 2012 में एक बकरी का क्लोन तैयार किया गया था जिसका नाम नूरी रखा गया था। उस नूरी नामक बकरी का निर्माण सीएसआईआर ने किया था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो आपके न्यू दिल्ली में है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एनडीआरआई और सीएसआईआर, एनडीआरआई जो है करनाल हरियाणा में है, सीएसआईआर न्यू दिल्ली में है, इन्होंने भी क्लोन बनाने में महारत हासिल कर लिया है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारत में भी क्लोन बनाया जा रहा है। तो क्लोन, अगर प्रश्न उठता है कि क्लोन क्या है, तो क्लोन किसी भी जीव का सेम कॉपी जो बाह्य आकार की यानी मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली समान होता है। विश्व का पहला क्लोन भेड़ का तैयार किया गया था, जिसे रोजलिन संस्थान में काम करने वाले वैज्ञानिक इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों ने तैयार किया था। भारत में एनडीआरआई, सीएसआईआर जैसी संस्थाएं क्लोन बनाकर भारत को भी एक कीर्तिमान प्रदान की है। तो ये क्लोन होता है। क्लोन बनाने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है उसको क्लोनिंग के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये क्लोनिंग, बडिंग या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब जो है, ये क्या कहते हैं, बडिंग हो गया, फिजन हो गया, ये सब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण है। आइए देखते हैं आप लोग के कुछ प्रश्न। देखो बेटा, पोटैटो में बडिंग नहीं होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक होता है, वो पोटैटो में जो आईज होती हैं, पोटैटो को रख दीजिए तो आलू के ऊपर आंख निकल आता है, उसी आंख को चाकू से काटकर हम लोग खेत में बो देते हैं, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। वो भी अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है बेटा। एक पत्ती है, एक लीफ है जिसको ब्रायोफिल्म कहते हैं, उस ब्रायोफिल्म के ऊपर भी कुछ लीव्स की तरह, लीव्स के ऊपर कुछ क्या कहते हैं कि प्लांट्स की तरह स्ट्रक्चर निकल आता है, वहां से भी एक नया प्लांट तैयार हो जाता है, वो भी अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाते हैं, अलैंगिक प्रजनन के। जी, ये पीसीएस में और आईएएस में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। आप 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग ले लेते ना, तो आप लोग की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती। सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये तीनों विषय पढ़ाए जाएंगे और 0 लेवल से हायर लेवल तक पढ़ाया जाएगा। हर विषय की अपनी एक महत्ता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर 20 क्वेश्चंस अगर पीसीएस के एग्जामिनेशन में 15 to 20, 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस 15 से 20 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन या 10 से 12-13 क्वेश्चन जो आपका बायोलॉजी से रहता है, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है और 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहता है। तो जिस विषय की महत्ता ज्यादा है पहले उसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया जाए, फिर हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, फिर भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। फिर ये दोबारा इस तरह के प्रश्न मत कीजिएगा, सारे विषय हम लोग पढ़ा जाएगा। जी, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा, गुड। थैंक यू, थैंक यू।
हाँ, मेरे से संबंधित अगर कोई मेरे विषय से संबंधित प्रश्न है, जो विषय जो मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न होगा वो मैनेजमेंट आपको उत्तर दे देगा, मेरे विषय से संबंधित हम प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी यहां तक। आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैंने प्रजनन के बारे में बताया कि प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीवधारी अपने समान बच्चे पैदा करता है। मैंने इस पर डिस्कस किया था अभी। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक प्रजनन और एक लैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते, सिंगल पेरेंट होता है जिससे बच्चे की उत्पत्ति होती है। यह मुख्य रूप से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव, यानी ऐसा जीव जिसके शरीर का निर्माण ही एक कोशिका हो, यानी यही जीव हो, यही कोशिका हो, यानी एक ही कोशिका से जीव का निर्माण हो, उसे एक कोशिकी कहेंगे। सिंपल प्लांट्स हो गया, जैसे शैवाल होता है, एल्गी होता है। सिंपल एनिमल्स होते हैं जैसे प्रोटोजोआ होते हैं। इन सब का निर्माण अलैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है। देखिए, मैंने क्लोन के बारे में कहा था कि क्लोन भी अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अब क्लोन होता क्या, मैंने बताया कि क्लोन, देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, यानी जो जिसकी बाह्य संरचना और जिसकी आनुवांशिक संरचना दोनों समान हो, उसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं। और ये जो क्लोन होता है, ये क्लोन अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है। क्लोन की खोज भ्रूण वैज्ञानिक एक यान विनमुट, जैसे मैंने अभी बताया, और उनके सहयोगियों ने किया था, जो रोजलिन इंस्टीट्यूट में काम करते थे। भेड़ का क्लोन इन्होंने तैयार किया था। क्लोन का मतलब प्रतिरूप या हमशक्ल होता है। इसमें सफलता प्राप्त की थी, जिसका नाम इन्होंने डॉली रखा था। भारत में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लोन बनाने में सफलता प्राप्त किए हैं। मैंने एनडीआरआई और सीएसआईआर की चर्चा किया। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, और इन्होंने 2009 में भैंस का क्लोन तैयार किया था जिसका नाम गरिमा रखा। सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली, इन्होंने बकरी का क्लोन 2012 में तैयार किया जिसका नाम नूरी रखा। ये सारी बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि 3 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। अलैंगिक प्रजनन, ये जो है अलैंगिक प्रजनन है, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसे फिजन, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इसको कुछ चीजों को बेटा कोशिश कीजिएगा कि उसको इंग्लिश में ही देख लीजिएगा। फिजन, बडिंग, क्योंकि इंग्लिश में ही आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। बडिंग को मुकुलन कहा जाता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है इसको इस तरीके से। तो जो फिजन है ये 2 प्रकार का है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। मैंने बताया कि 1 से 2 बनते हैं तो बाइनरी हो गया, 1 से कई जीव तैयार होते हैं तो मल्टीपल हो गया। तो बाइनरी फिजन जो है ये अमीबा में होता है, पैरामीशियम में इत्यादि में होता है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। बडिंग हाइड्रा में होता है, स्पॉन्जेज में होता है, ईस्ट में होता है। कैसे होता है, स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझा चुका हूं कि बड टूटकर नीचे गिरता है और अपने समान एक नया जीव उत्पन्न कर लेता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए कैसे होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कैसे होता है? बाइनरी फिजन में आप देखिए, ये जो है ये अमीबा है। क्या है? अमीबा है। तो अमीबा क्या होता है कि ये देखिए आगे बढ़ता जाता है। इसकी ये न्यूक्लियस है, ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, टूट कर दोनों इतना ज्यादा खिंचाव हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा। ये 2 अमीबा बना लिए, 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो गया। तो एक अमीबा से एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गया, इसे बोला जाता है बाइनरी फिजन इन अमीबा। उसी तरीके से आपके पैरामीशियम में, एक पैरामीशियम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस टूट रहा है, 2 पैरामीशियम बना लिया, तो ये बाइनरी फिजन होता है पैरामीशियम में। मल्टीपल फिजन होता है आपके प्लाज्मोडियम में। देखिए इस पे क्या है, ये न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, ये साइजॉइंट इसमें बने हुए मल्टीपल फिजन हो रहा है। देखिए बहुत सारे सेल्स बन गए और ये अलग अलग हो जाते हैं, डॉटर सेल्स है, रिलीज कर दे रहा है, तो बहुत सारे मल्टीपल फिजन इसमें हो गए। बडिंग कैसे होता है, ये भी स्ट्रक्चर के द्वारा आप देख सकते हैं। ईस्ट है, ईस्ट में पेरेंट सेल ये है, पेरेंट सेल ये होता है, ये धीरे धीरे एक बड की तरह, देखिए एक बड की तरह स्ट्रक्चर जनरेट कर लेता है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है,
ये न्यूक्लियस सेल डिवीजन करता है, अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग टूटकर अलग हो गया, दो बन गए आपके, दो ईस्ट हो गए। ये हाइड्रा होता है, हाइड्रा में ये बर्ड होता है, ये बर्ड से अलग हो गया, ये दो हाइड्रा बना लेगा। ये स्पंजेस होते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल है ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है बेटा। जैसे मैंने बताया, देखिए आलू में ये आइज होते हैं, आइज होता है, आंख होती है, इसको काटकर हम लोग जमीन में लगा दें तो यहां से ग्रो कर जाएगा नया पौधा। अदरक में आपने देखा होगा, अदरक में ऐसे रेसे की तरह संरचना निकली होती है, ये इसको अगर काट कर लगा दिया जाए तो नया अदरक तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से आगे होता है, उसके बल्बिल्स होते हैं। ये पत्तियों पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि लीफ बड्स होते हैं ब्रायोफिलम पे, इनके एग्जाम्पल यहां लिखा गया है। तो ये सब के सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के उदाहरण है। और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा। क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए, ये तो हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। जी, मैं इससे संबंधित प्रश्न भी, आप 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मनीष कुमार, बेटा मनीष कुमार, आप 10 साल या 20 साल का जो क्वेश्चन पेपर है ना, आपको मार्केट में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चैप्टर वाइज आपको वहां मिलता जाएगा। एक बार अगर आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि उस चैप्टर से शायद ही एक भी क्वेश्चन आपका छूटे। धीरे धीरे आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी भी पेपर का एग्जामिनेशन, जीरो लेवल से हायर लेवल तक कोई भी पेपर हो, सभी पेपर सॉल्व करिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उस चैप्टर से आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। अगर एक आध प्राकृतिक रूप से बाहर आता है तो वो प्राकृतिक वो चीजें होंगी, नहीं तो 100% आपको वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, परेशान मत होइए आप, अभी तो पहली क्लास है, धीरे धीरे और भी मजा आएगा आपको। ठीक है, लगातार क्लासेस होंगी हमारी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेली 8:30 बजे से लाइव क्लासेस मेरा चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन, प्रजनन का जो दूसरा उदाहरण है लैंगिक प्रजनन। बेटा, लैंगिक प्रजनन का मतलब होता है एक ऐसा प्रजनन जिसमें लैंगिक अंग भाग लेते हैं। लैंगिक अंग का मतलब होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं। तो जिस प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेंगे उसे लैंगिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो लैंगिक प्रजनन होता है ना, ये जीवधारियों का एक प्रमुख गुण होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर दिखाया था आपको कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनता है, बेबी बनता है, बेबी पैदा होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये समस्त क्रियाएं एक जीवधारी के शरीर में ही होती हैं, इसलिए लैंगिक प्रजनन जो है ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत कौन कौन सा स्टेज कंप्लीट होता है। जैसे लैंगिक प्रजनन होने के लिए लैंगिक अंगों का होना आवश्यक है, यानी नर के शरीर में शुक्राणु और मादा के शरीर में अंडाणु, यानी नर युग्मक का होना और मादा युग्मक का होना जरूरी है। तभी नर युग्मक और मादा युग्मक यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट तभी फ्यूज होंगे। और कहां फ्यूजन होता है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मादा के शरीर में एक फैलोपियन ट्यूब होता है बेटा, मादा के शरीर में एक फैलोपियन ट्यूब होता है, इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहां क्वेश्चन पूछा गया है, इसी फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुंचता है और इसी फैलोपियन ट्यूब में ओवम पहुंचता है। तो वहीं इसका फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म और ओवम का अगर निषेचन पूछा जाए, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन अगर पूछा जाए कि स्पर्म ओवम का निषेचन कहां होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो याद रखना कि जो लैंगिक प्रजनन होता है उस लैंगिक प्रजनन में निषेचन के पूर्व जो क्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है। पहला, गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन का मतलब होता है युग्मक निर्माण, और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर यानी युग्मक स्थानांतरण।
यानी कि निषेचन के पहले गैमीट का निर्माण होना जरूरी, यानी नर और मादा का युग्मक का बनना जरूरी है, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना जरूरी है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है और गैमीट का ट्रांसफर होता है, युग्मक का स्थानांतरण होता है निषेचन के पहले। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन कहा जाता है। और याद रखिएगा, निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन उसे कहते हैं जब किसी जीवधारी के शरीर से शुक्राणु और अंडाणु बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलकर बाहर उसका संलयन होता है, तो उस क्रिया को बाह्य निषेचन कहेंगे। यानी शरीर से बाहर स्पर्म और ओवम बाहर निकल जाते हैं, जैसे मेढक हो गया, उभयचर हो गए, उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं, जैसे मछलियां हो गई, ये पानी में अपने स्पर्म और ओवम को छोड़ देते हैं, पानी में ये फ्यूज करते हैं और पानी में जाइगोट बनता है। यानी कि निषेचन की क्रिया पानी में हो रहा है, इसीलिए इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन का मतलब होता है जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर हो, और मादा के शरीर के अंदर अगर शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे स्तनधारी हो गया, पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए जो रेंग कर चलते हैं, बहुत सारे पौधे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो बड़े पौधे होते हैं शैवाल को छोड़कर, वो सभी चाहे जंतु, हम लोग स्तनधारी, ये आंतरिक निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं बेटा। तो लैंगिक प्रजनन, लैंगिक अंग भाग लेते हैं इनमें। निषेचन पूर्व गैमीट का निर्माण और गैमीट का स्थानांतरण होता है, इनमें निषेचन की क्रिया होती है इसके पश्चात। और निषेचन जब हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो आपको मैंने बताया है कि जाइगोट बनने के बाद मां के शरीर में भ्रूण बनता है, फीटस बनता है और एक बच्चे के रूप में वो बॉर्न लेता है। तो वो निषेचन पश्चात क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन के दौरान तीन तरीके की क्रियाएं संपन्न होती हैं। निषेचन पूर्व क्रियाएं जिसमें गैमीट का निर्माण, गैमीट का स्थानांतरण, फिर निषेचन होता है जिसमें स्पर्म ओवम मिलते हैं, और फिर निषेचन पश्चात क्रियाएं होती है जिसमें भ्रूण बनता है, फीटस बनता है और एक बेबी के रूप में बॉर्न होते हैं। बहरहाल एक छोटी संक्षिप्त जानकारी मैंने प्रजनन के बारे में आप लोगों को दी कि प्रजनन होता क्या है। प्रजनन एक महत्वपूर्ण गुण है, प्रजनन एक महत्वपूर्ण गुण है किसी भी लिविंग बीइंग्स का। देखिए, शुक्राणु और मादा का अंडाणु भाग लेते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं जिसको प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर निषेचन पश्चात घटनाएं होती हैं। निषेचन क्या होता है? निषेचन, बाह्य निषेचन, युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर होता है, अर्थात नर और मादा युग्मक निषेचन शरीर के बाहर अर्थात जल में होता है। उभयचर, मछली और एल्गी मैंने आपको बता दिया है। कुछ जंतु जो होते हैं जो आंतरिक निषेचन करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया शरीर के अंदर होता है, अर्थात मादा युग्मक के निषेचन शरीर के अंदर होता है। जैसे एनिमल्स हो गए, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब पौधे हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ये बाह्य लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। ये मैंने अलग से नोट करके लिखवा दिया, ये पूछा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी बाह्य लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, जिसको मैं बाद में बताऊंगा क्या है। और ये मैं बता चुका हूं कि क्लोन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, जो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है। क्लोन बनाने के प्रोसेस को क्लोनिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रजनन और उपापचयी क्रियाएं, साथ ही साथ ये जो श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है और अनुकूलन होता है, ये सब के सब इस महत्वपूर्ण गुण होते हैं किसके? किसी भी जीवधारी के। तो आज हमने आप लोगों को जो बताया कि, एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। जीव विज्ञान क्या होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है,
और विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव जंतु विज्ञान। जीवों के लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर साथ ही साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोशिका विभाजन क्या होता है, एक संक्षिप्त जानकारी, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन के बारे में उदाहरण सहित हम लोगों ने उसको जाना। और साथ ही साथ प्रजनन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जीवधारियों का, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। क्लोन क्या होता है, क्लोन की एक संक्षिप्त जानकारी ली, जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, फिजन, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके बारे में पढ़ा। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, बाह्य लैंगिक प्रजनन और आंतरिक लैंगिक प्रजनन क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। तो ये समस्त गुण जो होते हैं एक मानव जीवन, एक जीवित शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो मैं अपने क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज आपको जो मैंने पहली क्लास आपकी ली है, आप सबके मस्तिष्क पटल पर इनकी एक छाप बनी होगी, आप अच्छे से समझे होंगे, आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर हम लोग बेटा कल सेम टाइम 8:30 बजे निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, निर्माण आईएएस के ऐप पर हम लोग मिलेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। 8:30 बजे से मेरी लाइव क्लास चल रही है, आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। एक दिन की भी क्लास अगर मिस हो गई तो आप एक महत्वपूर्ण विषय को छोड़ देंगे, महत्वपूर्ण विषय आपसे चला जाएगा। तो अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया, यदि आप सब मुझे रिप्लाई करें कि क्लासेस कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, तो और मेरा उत्साह बढ़ेगा, जिससे मैं और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का एक कहा जाए कि छोटा सा अंश बनने के लिए हम तैयार रहें, जिससे आप सफल हों। तो मुझे बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। थैंक यू आप सभी लोगों को बेटा। बहुत सारे लोग हैं, नाम सबका नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामना। आप सब अपनी सुरक्षा स्वयं करें, मास्क जरूर पहने, बार बार अपने हाथ धुलते रहें। बहुत ही खतरनाक पेंडेमिक है कोरोना। आप अपने आप को बचें और समाज को बचाएं, समाज को जागरूक करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आप सफल हों। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।